Hello everyone, welcome to the series of lectures where we'll be discussing about the RPSC College Lecturer paper for English Literature specifically. तो जैसा कि आप सबको पता है कि RPSC ने कॉलेज लेक्चरर के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज़ निकाली हैं, ठीक है, और उसके बारे में डिटेल्ड में लेक्चर आप लोग ने देख लिया होगा. इट हैज़ ऑलरेडी बिन अपलोडेड बाय अनदर फैकल्टी. तो उसका जो पैटर्न क्या रहेगा पेपर का, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें हैं एंड क्या स्कीम रहती है सिलेक्शन की, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, किस चीज़ का कितना वेटेज होता है, क्या आपको स्कोर करना है, कट ऑफ क्या होती है, ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द पेपर, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन का डिस्कशन है, दैट हैज़ ऑलरेडी बिन अपलोडेड ऑन आवर चैनल. तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं उस वीडियो के लिए. इस वीडियो में, इस सीरीज़ में हम स्पेसिफिकली इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है, इंग्लिश लेक्चरर के लिए जो वैकेंसीज़ निकली हैं आरपीएससी की, ठीक है. तो उसमें जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो स्पेसिफिक वैकेंसीज़ हैं उसमें जो है कि क्या सिलेबस रहता है हमारा, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इजी होते हैं, टफ़ होते हैं, एंड ये जो इस तरह की चीज़ें. तो हम इस सीरीज़ में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर पे, और इंग्लिश ग्रामर का एक यूनिट होता है, ठीक है, जिसके अंदर राइटिंग और ग्रामर का पार्ट होता है. और बाकी जो 5 यूनिट्स हैं, 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है. पेपर 1 जो है उसकी 3 यूनिट्स, पेपर 2 में 3 यूनिट्स, दोनों में 3-3 यूनिट्स हैं. पेपर 1 में 1 यूनिट ग्रामर की होती है, बाकी 5 जो यूनिट्स हैं वो लिटरेचर की रहेंगी हमारी. ओके, तो इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द सिलेबस. तो पहले हम सिलेबस डिस्कशन करते हैं. अब देखिए, सिलेबस डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार जब आपको सिलेबस पता होता है तो आपको इन डिटेल ये भी पता होना चाहिए कि सिलेबस के कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, किस में ज़्यादा टाइम देना है, किस में ज़्यादा फोकस करना है. उससे क्या होता है कि आपकी जो प्लानिंग कर लेते हैं अगर हम, तो उससे जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो बहुत स्ट्रैटेजिक हो जाती है, ठीक है. जब स्ट्रैटेजी के साथ हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कि सिलेबस को माइंड में रख के, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को माइंड में रख के जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो कंपेरेटिवली हम ज़्यादा बेटर तरीके से प्रिपेयर करते हैं एज़ कम्पेयर कि जब हम विदाउट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते हैं. ऑल राइट, सो फर्स्ट स्टेप जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहना चाहिए हमेशा, दैट इज़ कि हमें सबसे पहले जो सिलेबस दिया है, जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, जो भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहे हैं, वो डिटेल सिलेबस देते हैं, राइट. उस सिलेबस को आपने बहुत डिटेल में एनालिसिस करना है उसका, कि उसका मतलब क्या क्या उसके पार्ट्स हैं. उसके आपको सब टॉपिक्स खुद बनाने पड़ेंगे. बहुत रेयर होता है कि सब टॉपिक्स जो हैं, कि जो हमारा सिलेबस है उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करके स्टूडेंट्स को प्रेजेंट किया जाए. ऐसा बहुत कम एग्जाम्स में होता है, आपको नहीं मिलेगा ऐसा. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जनरल सिलेबस दिया गया होता है, ऊपर के जो मेजर टॉपिक्स हैं बस वो बता दिए गए होते हैं. अब मेजर टॉपिक के अंडर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या मेजर है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, वो आपको पहले अपना एक टेबल फॉर्म में बनाना होता है. उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो इट विल बी बेटर. अगर आप जस्ट हैपजर्डली ऐसी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी स्ट्रक्चर के, तो इसीलिए जब भी आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पहले सिलेबस देखें, उसका डीप स्टडी करें, एनालिसिस करें. और वो डीप स्टडी किस बेसिस पे होती है? डीप स्टडी होती है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे, ठीक है. तो इन दिस सीरीज़ हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, और फिर हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन, उससे आपको डिफ़िकल्टी लेवल समझ आ जाएगा एग्ज़ाम का, कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, और किस तरह का लेवल होता है उनका. मतलब जनरल लेवल क्वेश्चंस होते हैं, हाई लेवल होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, एवरेज होते हैं, या बिलो एवरेज होते हैं, ठीक है. जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से सरफेस लेवल क्वेश्चंस आएगा, कि आपको अगर बेसिक नॉलेज भी है उस टॉपिक की तो चलेगा, यू कैन अटेम्प्ट. कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं, कि आपको उस टॉपिक की डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है. कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल डेटा के बारे में क्वेश्चंस आते हैं. फैक्चुअल डेटा मतलब कि जैसे जो एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप टॉपिक्स होते हैं ना, कि उनके ईयर्स के बारे में, या फिर किसी नेम के बारे में आ गया वर्क के, या फिर कोई स्पेसिफिक अवार्ड जीता है किसी वर्क ने, तो इस तरह के जो फैक्चुअल डेटा होते हैं वो आते हैं. कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं. एनालिटिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपको कुछ फॉर एग्जांपल कोई ऐसे, आपको उसका एनालिसिस होना चाहिए आपके दिमाग में कि वो ऐसे किस
बारे में बात कर रहा है, ये क्या उसने कंक्लूजन बनाया, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, और फिर उसी तरीके से हम उस जो है टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। पूरे सिलेबस को एक स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, दोनों पेपर्स को एक स्ट्रैटेजी से नहीं किया जा सकता, हर यूनिट को एक स्ट्रैटेजी से नहीं किया जा सकता। हर यूनिट की अलग स्ट्रैटेजी होती है। देखो पहले तो 2 पेपर हैं, दोनों पेपर की अलग स्ट्रैटेजी रहेगी, उसमें से भी जो यूनिट्स वाइज हैं फिर यूनिट वाइज हमारी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। जिस यूनिट में से जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम उसी तरह उनको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पेपर 2 है हमारा, उसके जो टॉपिक्स जब आप देखोगे तो वो जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्या कहना चाहिए, एक बेसिक जो लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग होती है वो बिल्ड करती है, ठीक है। और पेपर 1 जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल पेपर है, जिसमें कि हम कह सकते हैं एक तरह से मास्टर्स लेवल का है। और जो पेपर 1 है, पेपर 2 है हमारा, वो हम मैं कह सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल का भी। अगर आपको अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल तक भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने इसको पेपर 1 पेपर 2 कर रखा है। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि हम जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे पहले पेपर 2 की स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेपर 2 की जो टॉपिक्स हैं वो जब हम कवर हो जाते हैं ना तो हमारा इंग्लिश लिटरेचर का एक पूरा फाउंडेशन बन जाता है। उसके बाद अगर हम पेपर 1 के टॉपिक्स पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए समझना बेटर होता है। अगर डायरेक्ट हम पेपर 1 की तैयारी स्टार्ट करेंगे ना तो जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो आप ये बात बेटर समझ पाओगे कि पेपर 1 को डायरेक्टली स्टार्ट मैं सजेस्ट करूँगी कि जो भी आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ पेपर 1 की प्रिपरेशन पहले ना करें, पहले पेपर 2 की प्रिपरेशन करें। क्योंकि पेपर 2 के टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो बेसिक फाउंडेशनल लेवल, जिसको एकदम एवरेज अंडरस्टैंडिंग में है ना इंग्लिश लिटरेचर की, उसको भी लाइक समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पेपर 2 से स्टार्ट करें। पेपर 2 में जब आप थोड़े बहुत आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मुझे उसमें थोड़ा बहुत समझ आने लगे, तब आप पेपर 1 की तैयारी स्टार्ट करें। क्योंकि जो पेपर 1 के टॉपिक्स हैं वो एडवांस लेवल टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स मास्टर्स लेवल टॉपिक्स हैं जो हमारे रिसर्च में काम आते हैं, थ्योरीज में काम आते हैं, क्रिटिसिज्म में काम आते हैं। वो आप जस्ट स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर लाइक अभी रिसेंटली पढ़ना स्टार्ट किया या इतना डिटेल में उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं की, पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी पढ़ाई नहीं की है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम परस्पेक्टिव से उनको पढ़ाई करनी है, तो अगेन आई विल सजेस्ट स्टार्ट विद पेपर 1। और फिर जब पेपर 1 आपका थोड़ा उसका जो मैटर है आपका तैयार हो जाए, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ उसमें, तब आप पेपर 2 करो, क्योंकि उससे फिर आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा। तो फिर उसके ऊपर पेपर 2 को पढ़ना ईजी रहेगा। और जो हमारा कोर्स है, जो ऑनलाइन कोर्स हमारा, उसमें भी हमने ऐसे ही करा है कि हमने पहले पेपर 1 को डिस्कस किया है। पेपर 1 का जब आप सिलेबस देखोगे और जब हम वीडियोज़ देखोगे, आप उसकी जो वीडियो के टॉपिक्स हैं जब आप देखोगे, तो अगर आप पेपर 1 कवर कर लेते हो ना तो आपका ऑलमोस्ट इंग्लिश लिटरेचर जो है, इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, जो अलग अलग कंट्रीज़ की, जैसे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर हो गया, इंडियन लिटरेचर हो गया, इंडियन लिटरेचर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी कैनेडियन लिटरेचर हो गया, हमारा रशियन लिटरेचर हो गया, ये सारे जो लिटरेचर है इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, राइटर्स हैं, अलग अलग एजेस हैं, इनका पूरा आपको एक कह सकते हो एक ओवरव्यू हो जाएगा आपका, एक कम्प्लीटली आपको नॉलेज हो जाएगी कि इंग्लिश लिटरेचर जो है उसकी अलग अलग एजेस हैं। जैसे हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ओल्ड एज इंग्लिश जो है, मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है हमारा, ओल्ड इंग्लिश पीरियड है 1100, उससे भी पहले का जो टाइम था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और पहुँचते पहुँचते हम आ जाते हैं अभी हमारी 21st सेंचुरी के लिटरेचर तक। तो आप देखोगे कि आपको वहाँ से लेके ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स से भी ज़्यादा का जो लिटरेचर का पार्ट है, इंग्लिश की मैं बात करी हूँ, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की, जो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसका पूरा आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन सी सेंचुरी में किस तरह का लिटरेचर लिखा गया, किस तरह के राइटर्स थे, क्या उनकी थीम्स हुआ करती थी, क्या उनकी टेक्निक्स हुआ करती थी, किस तरह के लिटरेरी टेक्निक्स वो यूज़ करते थे, डिवाइसेस वो यूज़ करते थे, ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे इंग्लिश लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली जो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके अलग अलग वो हैं, क्या कह सकते हैं, डिविजन्स हैं। एक तो होता है इंग्लिश लिटरेचर, मतलब इंग्लिश वर्ड कहाँ से आया, इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड में जो लिटरेचर प्रोड्यूस होता था, इंग्लिश जो है लैंग्वेज ओरिजिनली इंग्लैंड की ही है, ब्रिटेन की लैंग्वेज है, तो वहाँ पे जो लिटरेचर प्रोड्यूस होता था एक तो वो इंग्लिश लिटरेचर है। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि इंग्लैंड एक कॉलोनी था, कॉलोनाइज़र था, और उसने ऑलमोस्ट आधे से भी ज़्यादा दुनिया उसकी कॉलोनी रही है बहुत वक्त तक। तो इस वजह से इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारी कंट्रीज़ में एक मेजर लैंग्वेज की तरह उभरने लगी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड एक कॉलोनाइज़र था, एक रूलर की तरह
उन्होंने जो है कंट्रीज़ पे रूल किया है काफ़ी सारी। तो उन कंट्रीज़ पे जब उन्होंने रूल किया और अब जैसे रूल ख़त्म हुआ 20th सेंचुरी से, इंडिया भी को भी फ्रीडम मिला, इंडिया ऑल्सो गॉट इट्स फ्रीडम, देन अफ्रीका और ये जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अब अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इनको अपना फ्रीडम मिल गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि बहुत वक्त तक 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी 200-300 साल तक के पीरियड तक उन्होंने उन कंट्रीज़ पे रूल किया इंग्लैंड ने, तो इस वजह से जो उनकी लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, वो उन लोगों तक पहुंची और वो लैंग्वेज फिर धीरे धीरे डेवलप होने लगी। तो हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज है इंग्लैंड की, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड एक सुपर पावर था 20th सेंचुरी 19th 18 सेंचुरी तक, 18 19 20 सेंचुरी तक इंग्लैंड एक सुपर पावर रहा है कंट्री का, दुनिया का, तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारी कंट्रीज़ में डेवलप हुई और धीरे धीरे यहाँ पे लिटरेचर प्रोड्यूस होने लगा। तो इसलिए इंग्लिश लिटरेचर के अलग अलग टाइप्स बन गए। कैसे टाइप्स बन गए? जो इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है इंग्लैंड में, वो एक अलग कैटेगरी हो गई। इंग्लिश लिटरेचर जो प्रोड्यूस हो रहा है अफ्रीका में, उसकी एक अलग कैटेगरी हो गई। इंग्लिश लिटरेचर जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है अमेरिका में, उसकी एक अलग कैटेगरी बन गई। देन इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी अलग कैटेगरी बन गई। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उसकी अलग बन गई। रशिया में हो रहा है अलग बन गई। तो ये इस तरह से अलग अलग जगहों पे जहाँ पे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज डेवलप हुई है, वहाँ पे लोग लिखने भी लगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वहाँ पे जो भी लिटरेचर डेवलप हुआ उसको हम इंग्लिश लिटरेचर के अंडर पढ़ेंगे। तो जो हमारा पेपर 2 है, जब आप उसकी तैयारी करोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे अलग अलग कैटेगरीज होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज की और कैसे वो धीरे धीरे वहाँ पे लिटरेचर डेवलप हुआ। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है, तो एक तो ये हो गया कि हर कंट्री में, अलग अलग कंट्रीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिटरेचर डेवलप हो रहा है उस सबको हम अब इंग्लिश लिटरेचर के अंडर पढ़ते हैं। सिर्फ इंग्लैंड का लिटरेचर ही इंग्लिश लिटरेचर अब नहीं माना जाता। जहाँ भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम इंग्लिश लिटरेचर के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि देखो, बहुत वक्त से लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो हम 1000 ईयर्स का एग्जाम्पल लेते हैं कि 1000 ईयर्स से इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको पढ़ने के लिए हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उन्हें हिस्टोरियंस कहते हैं। तो उन्होंने क्या करा, पूरे 1000 साल, मान लो आप 1000 ईयर्स जो है हमारे, पूरे 1000 ईयर्स के लिटरेचर को उन्होंने अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। क्यों किया? ताकि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इन चीज़ों पे, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1400 से लेके 1500 तक जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, उसको उन्होंने कहा कि एक पीरियड उसको नाम दे दिया, एक ग्रुप बना दिया उसको, समझो, ठीक है। फिर 1500 से 1600 जो ईयर्स थे हमारे, उसमें जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उसको एक ग्रुप दे दिया। तो ऐसे ग्रुप वाइज उसको हमने क्या करें, क्लासीफाई कर दिया, जिससे क्या होता है कि एज अ ग्रुप जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक टाइम पे जब बहुत सारे लोग लिख रहे होते हैं तो उनका थोड़ा बहुत, क्या कहते हैं हम, स्टाइल ऑफ राइटिंग सेम होता है, टेक्निक लिखने की सेम होती है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है आपको समझना होगा जब आप इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कि इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई में हिस्ट्री का क्या रोल है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे पैटर्न जो रहेगा हमारा प्रिपरेशन का, आप देखोगे जब हम इंग्लैंड का लिटरेचर पढ़ेंगे ना, तो एक ब्रीफ में हम इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जब हम अमेरिका का लिटरेचर पढ़ेंगे तो पूरा लेक्चर आपको 2-3 लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें कि सिर्फ हम अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका एक कंट्री बना, कहाँ से लोग आए, कहाँ से लोग रहने लगे, किस तरह के लोग रहते थे, ऐसे देखोगे। अफ्रीका के बारे में जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे तो अफ्रीका की थोड़ी सी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। इंडिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो हम थोड़ी सी पढ़ेंगे, ठीक है। वही जो हमारी लिटरेचर के लिए ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि पूरी डिटेल में हिस्ट्री पढ़नी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश लिटरेचर में हिस्ट्री का क्या रोल है, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो हमें चीज़ समझनी है कि लिटरेचर होता क्या है। लिटरेचर क्या होता है, किसी भी जगह का जो लिटरेचर है वो एक तरह से उस जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसका एक मिरर होता है, एक आईना होता है। मतलब जिस भी तरह की चीज़ें उस सोसाइटी में हो रही होंगी वही तो वहाँ के राइटर्स लिखेंगे ना। जो भी कंडीशन से सोसाइटी की होंगी, राइटर्स उसी चीज़ को लिखेंगे। तो इस वजह से जो लिटरेचर होता है, एक तरह से हम उसे कहते हैं कि वो सोसाइटी का मिरर है, समाज का एक आईना है। मतलब जो समाज में हो रहा है, राइटर्स वो लिख रहे हैं और फिर वो आगे के लोग, जनरेशन जब आती है तो वो पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शेक्सपियर की बात करूँ, तो शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, जब हम शेक्सपियर के प्लेस को पढ़ते हैं या शेक्सपियर की पोइट्री को पढ़ते हैं, तो हमें उनके प्लेस पढ़ने से थोड़ा बहुत समझ आता है ना कि अच्छा, उस टाइम पे इस तरह का कल्चर रहा था, उस टाइम पे लोग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, उस टाइम पे शादियां ऐसे होती थी, उस टाइम पे जो है प्रेयर लोग ऐसे करते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हमें समझ आती हैं किसी भी टाइम का लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं, हमें सोसाइटी के बारे में पता लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि
जब भी एक राइटर लिख रहा होता है वो एक सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, एक सोसाइटी का पार्ट होके वो लिख रहा होता है, तो उसकी राइटिंग में अपने आसपास की सोसाइटी, अपना टाइम पीरियड, अपने टाइम के जो ट्रेंड्स हैं, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उस टाइम पे, पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है, वो सारे आइडियाज़ उसकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप अगर आज कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, आपने सोचा कि मुझे एक नॉवल लिखनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप नॉवल लिखना शुरू करोगे। अब आप जब नॉवल लिखोगे तो थोड़ा बहुत जो आपकी पर्सनैलिटी है उसका रिफ्लेक्शन उस नॉवल में होगा। अगर आप ट्राई करोगे नहीं मेरी पर्सनैलिटी का बिल्कुल उसमें इम्पैक्ट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, हो सकता है, ऐसे भी लिखते हैं राइटर्स, लेकिन जिस टाइम पीरियड में आप रह रहे हो उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग पे तो होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फ्री कंट्री में रह रहे हो तो आपका माइंडसेट अलग तरीके का होगा। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे आप स्लेव की तरह रखे जाते हो तो आपका दिमाग का जो माइंडसेट है वो अलग तरीके से होगा, आपको दुनिया के देखने का नज़रिया अलग तरीके से होगा। इसी तरह अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे बहुत टेररिज्म है या जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों को बहुत सप्रेस करती है, बहुत टॉर्चर करती है, तो आपका माइंडसेट, आपको दुनिया का देखने का नज़रिया अलग तरीके से होगा। या अगर आप ऐसी कंट्री में रह रहे हो जो कम्प्लीटली फ्री है, जहाँ पे आपको जो चाहे करो वो करने की इंडिपेंडेंस है, आपको फ्रीडम है, लिबर्टी है, इस तरह की आप कंट्री में रह रहे हो, तो आपका जो माइंडसेट है और आप दुनिया को जैसे देखते हो समझते हो वो तरीका अलग होगा, ठीक है। तो इस वजह से अलग अलग नज़रिए होते हैं हमारे, जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं। इसीलिए हिस्ट्री का रोल इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस भी तरह के पॉलिटिकल कंडीशन में हम रह रहे हैं, सोसाइटी की जो कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन जो है कि अगर आप किसी गरीब देश में हो तो आपका माइंडसेट अलग होगा एज़ कम्पेयर कि आप किसी रिच कंट्री में रह रहे हो तो आपका माइंडसेट अलग तरीके का होगा, ठीक है, क्योंकि उसी तरह की फैसिलिटीज़ होंगी आपके पास, उसी तरह का आपका लाइफस्टाइल होगा, तो वो चीज़ें तो जाहिर बातें इम्पैक्ट करती हैं ना। तो इसीलिए सोसाइटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे माइंड को डेवलप करने में। जिस तरह की कंडीशंस में हम रहते हैं उसी तरह से हम सोचने लगते हैं, उसी तरह से हम दुनिया को देखते हैं। तो एक तो सोसाइटी का ये रोल हो गया, पॉलिटिक्स का सोसाइटी में ही इंक्लूडेड हो गई कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है सोसाइटी की, जो है वहाँ पे पीस रहता है या वॉर जैसे हालात रहते हैं, वहाँ पे हर वक्त जंग जैसे, लड़ाई जैसे हालात रहते हैं, या फिर पीसफुल कंडीशंस हैं कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, आप एक प्रोफेशन फॉलो कर रहे हो, आप अपना पैशन फॉलो करो, ठीक है। इस तरह की अलग अलग कंडीशंस होती है। तो भले एक राइटर कितना ही कोशिश करे कि मेरी पर्सनल लाइफ का इन्फ्लुएंस मेरी राइटिंग पर ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हो किसी तरह उसका इन्फ्लुएंस आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दैट राइटर इज़ अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग कभी भी विदाउट किसी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उन पर किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, मशीन नहीं है वो, राइट, दे कैन नॉट प्रोड्यूस मशीन लाइक प्रोडक्ट्स, तो उनके ऊपर किसी ना किसी चीज़ का इम्पैक्ट रहता है, पॉलिटिक्स का रहता है, सोसाइटी का रहता है, इकोनॉमिकल कंडीशंस का रहता है। तो इस हिस्ट्री में जो उनकी जिस तरह की उनकी सोसाइटी है, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटल ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप होता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप मतलब जो कि माइनॉरिटी में है या फिर उनके साथ जो है इतनी मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस है उनकी लिविंग कंडीशंस, एक वो ग्रुप होता है। तो एक ही कंट्री के अलग अलग ग्रुप्स भी होते हैं, फाइनेंशियल बेसिस पे अलग अलग, डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, फाइनेंशियल बेसिस पे कैटेगरीज हो गई, कल्चरल बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज होंगी, रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, कोई बहुत वेल डेवलप्ड एरिया से बिलोंग कर रहा है। अब जैसे कोई अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी से दो लोग हैं, एक्स एंड वाई, एक्स रहता है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में और वाई रहता है एक विलेज में, तो एक्स और वाई की मेंटालिटी में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। और वो डिफरेंस क्यों होगा? ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई इन्नेट या नेचुरल उनकी क्वालिटीज डिफरेंट होती है, नो, वो इसलिए होती है क्योंकि वो उस तरह के एनवायरनमेंट में रहे होते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज़ उनको मिली होती है, उसी तरह से उनका दिमाग डेवलप हुआ है। तो जैसे आपने भी देखा होगा अलग अलग एरिया से जब लोग आते हैं तो उनकी सोचने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग क्लास ऑफ सोसाइटी से लोग आते हैं या फिर अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग आते हैं। एक पर्सन है जो बिजनेस क्लास से जुड़ा हुआ है, एक पर्सन है जो लोअर मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ है, एक पर्सन है जो मिलियनर क्लास से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो अलग अलग क्लासेस के लोग हैं, एक मिडिल क्लास पर्सन है, एक क्योंकि तो अलग अलग क्लास के लोग होते हैं, उनके दुनिया को देखने का तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, चीज़ों को जो परसीव करते हैं, समझते हैं, वो तरीका अलग होता है, ठीक है। इसीलिए हिस्ट्री को समझना किसी भी टाइम पीरियड की हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम उस टाइम के जो राइटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं से 20th सेंचुरी का लिटरेचर पढ़ रही हूँ, तो 20th सेंचुरी में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इवेंट्स हुए हैं, जो भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, पॉलिटिकल हो गई, सोशल हो गई, जिसका सोसाइटी पे बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ा है। अब हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हम, ठीक है, हर इवेंट नहीं पढ़ सकते और हर इवेंट का मेजर इम्पैक्ट होता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सोसाइटी में हो तो उसका इन्फ्लुएंस मेरे पे होगा, नहीं, मेजर चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहता है। अब ऐसे तो होने को तो हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, सब चीज़ें तो हम नहीं पढ़ सकते और सब चीज़ें पढ़नी ज़रूरी भी नहीं होती हैं।
वो चीज़ें पढ़ने ज़रूरी होती है जिसका लोगों की मेंटालिटी पे इम्पैक्ट हुआ है। जैसे मैं 20th सेंचुरी की एक बात करती हूँ, तो जो 20th सेंचुरी है हमारी, जब हम वो लिटरेचर पढ़ेंगे तो हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर के बारे में। वर्ल्ड वॉर के बारे में क्यों पढ़ेंगे? कि वर्ल्ड वॉर एक बहुत बड़ा इवेंट था, पूरी दुनिया के लोगों पे इसका इन्फ्लुएंस है। वर्ल्ड वॉर थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर तो मतलब ऑलमोस्ट पूरी दुनिया एक दूसरे से एट वॉर थी। तो वर्ल्ड वॉर का बहुत हाई इम्पैक्ट हुआ, पूरे जो हमारी अलग अलग कंट्री के लोग थे। तो वर्ल्ड वॉर हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब हम इस टाइम के राइटर्स के बारे के वर्क को पढ़ेंगे तो हमारे लिए समझना ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे राइटर्स, ज़्यादातर 95% राइटर्स जो हैं 20th सेंचुरी के, कहीं ना कहीं उनके वर्क में आपको वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। ये आप तब बेटर समझोगे जब हम डिटेल में इस 20th सेंचुरी के लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो पॉलिटिकल और सोशल इवेंट ऐसे, उस टाइम पे कंडीशंस ऐसी थी, लोगों की लाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने पहले ऐसा कभी देखा नहीं था कि इतनी सारी कंट्रीज एक दूसरे से वॉर एट वॉर हैं, इतने बड़े स्केल पे मर्डर्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है इतना ज़्यादा, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा प्राइस राइज हो गया था, तो बहुत ज़्यादा लोग गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एंड ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक बार अगर हम वर्ल्ड वॉर के बारे में ढंग से पढ़ लेंगे कि वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था और उसका रिजल्ट क्या हुआ था, ठीक है, बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली, तो हम एक कहते हैं बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई वर्ल्ड वॉर के बारे में। अब जब हम इस टाइम के राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे लिए उनके वर्क्स को समझना ईजी होगा, क्योंकि जिस चीज़ का उनके दिमाग पर इन्फ्लुएंस हो रहा है वो चीज़ हमें भी पता है, तो हम समझ पाएंगे कि वो किस माइंडसेट से लिख रहे थे। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि हम जब ये समझ पाएंगे कि उनका ऐसा माइंडसेट था उस टाइम पे, तो हम उनके वर्क को इजीली समझ पाएंगे, एज कम्पेयर्ड कि हमें पता ही नहीं है वर्ल्ड वॉर क्या है, ठीक है। हमने वर्ल्ड वॉर के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, ना हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर क्या थी, क्यों हुई थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ था, लोगों की ज़िंदगी पे उसमें उसका क्या फ़र्क पड़ा था उसकी वजह से, ये सब हमें नहीं पता, और हम 20th सेंचुरी का लिटरेचर उठा के पढ़ने लग गए। अब हम उन राइटर्स के वर्क को जब पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि क्यों सब राइटर्स डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ये सारे राइटर्स वायलेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं, मर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, सोल्जर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमें तो समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि उस टाइम के लोगों के दिमाग में जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। तो इसीलिए हिस्ट्री हमारे लिए समझना ज़रूरी है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम हिस्ट्री स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं, तो हमें उतनी ही हिस्ट्री पढ़नी है जितनी हमारे लिटरेचर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको हिस्ट्री इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी है कि आप सारी जो अपनी एनर्जी और टाइम है वो हिस्ट्री पढ़ने में वेस्ट कर दो और लिटरेचर आपने पढ़ा ही नहीं। सिर्फ हमें उतनी हिस्ट्री पढ़नी है जितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है, जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इंग्लैंड की हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इंग्लैंड का लिटरेचर डिस्कस करेंगे। इसी तरह अमेरिका का लिटरेचर है, वो एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह अब पढ़ा जाता है, और एक पूरी यूनिट है, यूनिट नंबर 2 पेपर 2 की, वो पूरी अमेरिकन लिटरेचर के बारे में ही है। तो अमेरिका का लिटरेचर पढ़े। अब इसका ये मतलब नहीं कि पूरी अमेरिका की हिस्ट्री हमने पढ़नी है कि भाई अमेरिका कहाँ था, क्या था, किस तरह से डेवलप हुआ, उसकी इकोनॉमी का क्या कंडीशन था, नहीं। बेसिक हमें समझ आना चाहिए कि अमेरिका कब डिस्कवर किया गया, उससे पहले अमेरिका में किस तरह के लोग रहते थे, कैसे इंग्लैंड के लोग अमेरिका में जाके रहने लगे, कैसे अमेरिका सुपर पावर बना 20th सेंचुरी के बाद 21st सेंचुरी, ठीक है। बेसिक जो चीज़ें हैं कि अमेरिका का वर्ल्ड वॉर में क्या रोल था, तो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो हमें पढ़नी है जो हमारे लिटरेचर से रेलेवेंट है। जैसे हम एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर पढ़ेंगे, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर क्या होता है, वो अफ्रीकन लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं काफ़ी वक्त से, वो जब अपना लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम अलग कैटेगरी मानते हैं, बिल्कुल एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर। अब उसको हमने अलग कैटेगरी क्यों माना, अमेरिकन लिटरेचर के अंडर ही उसको एक सेकेंड अलग कैटेगरी मानते हैं, क्यों? क्योंकि जो एफ्रो अमेरिकन लोग हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, उन जिस कंडीशंस पे उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की है वो कम्प्लीटली अलग है एज़ कम्पेयर टू पीपल जो सिर्फ अमेरिकन है। एफ्रो अमेरिकन के एक्सपीरियंस अलग रहे हैं, जिस तरह के सोशल एनवायरनमेंट में वो रहे हैं, जिस तरह के सोशल इवेंट्स उन्होंने जिससे वो गो थ्रू किया, वो उनका अलग था, तो इसलिए उनकी कंडीशंस अलग थी, उनके एक्सपीरियंस अलग है, तो उनका लिटरेचर भी अलग तरीके का, क्योंकि लिटरेचर क्या होता है, एक सोसाइटी का मिरर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ उनके लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होगी। तो इसलिए हम जब एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर पढ़ेंगे तो एफ्रो अमेरिकन कहाँ से आए थे, कौन लोग होते हैं, क्या इनकी कंडीशंस थी, क्या इनके स्ट्रगल्स थे, कैसे इन्होंने जो किया, वो हम एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री की जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, और ये आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी कंट्री का लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको उसकी हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि पहले आप उसी से स्टार्ट करो, लेकिन सिर्फ बेसिक नॉलेज, डिटेल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि अपना टाइम और एनर्जी सारा उसमें लगा देते हैं, तो लिटरेचर के लिए उनके पास फिर बाद में एंड में टाइम नहीं बचता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए।
सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कितना पढ़ना है, और हर कंट्री का अलग लेवल का रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पढ़ते टाइम हमें ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी जितनी डिटेल में हमें इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का जो इंग्लैंड का लिटरेचर है उसका जो वेटेज होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अमेरिका की हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं उतनी हिस्ट्री हमें पढ़नी है, तो हमें पता होना चाहिए कितनी पढ़नी है, ठीक है। उसी तरह यूनिट नंबर 3 जो है उसमें इंडियन लिटरेचर के बारे में है कि कॉलोनियल टाइम पे जब इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, उस टाइम पे किस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, कॉलोनाइजेशन के बाद किस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ। दलित लिटरेचर होता है इंडियन लिटरेचर में, एक जो ग्रुप ऑफ सोसाइटी है जिसको हम दलित कहते हैं, ठीक है, उन लोगों का लिटरेचर है। तो अब इंडियन लिटरेचर के अंडर ही सब कैटेगरीज हैं कि एक वो हो गया, एक कॉलोनियल लिटरेचर हो गया, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हो गया, देन ऐसे राइटर्स जो इंडियंस हैं लेकिन वो दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, तो डायस्पोरा राइटिंग उसको कहते हैं हम, ठीक है। वो राइटिंग्स हो गई कि जो इंडियंस हैं लेकिन वो बाहर रह रहे हैं। तो क्यों इनको हम अलग अलग कैटेगरी कर रहे हैं? क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं इनके अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनकी ज़िंदगी अलग तरीके की रही है, उनके पर्सपेक्टिव्स अलग रहे हैं, तो उसी तरह का चीज़ें वो अपने लिटरेचर में लिख रहे हैं, तो इसलिए उनकी बिल्कुल थीम्स भी अलग हो जाती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंपेयर करूँ कॉलोनियल लिटरेचर को और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को, तो मैंने इनको 2 ग्रुप्स बना दिया। अब क्यों इनको 2 ग्रुप्स बनाया? क्योंकि जब हम इनकी थीम देखेंगे तो कॉलोनियल के टाइम पे जिस तरह की सोसाइटल कंडीशन थी कि इंडिया एक कॉलोनी थी, इंडियंस को फ्रीडम नहीं थी, काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन था उनके साथ, उस तरह का लिटरेचर वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उनकी थीम्स अलग थी। जब इंडिया एक फ्री कंट्री बन चुका था पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे, तो इंडियन जो भी प्रॉब्लम्स थी, करप्शन था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, या जो भी चीज़ें थी, और एक चैलेंज था कि अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढनी है एज अ कंट्री, ठीक है, अपने आप को एक डेवलप कंट्री बनाना है, ये जो चीज़ें, तो इस तरह की थीम्स हमें मिलेंगी पोस्ट कॉलोनियल। तो जब हम इस तरह से हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो समझना हमारे लिए ईजी हो जाता है, चीज़ों को कैटेगरीज बनाना ईजी हो जाता है, और जब हम कैटेगरीज बना देते हैं तो हम एक कलेक्टिव तरीके से राइटर्स को पढ़ते हैं। जैसे मैंने पोस्ट कॉलोनियल या फिर कॉलोनियल टाइम की जो कैटेगरी बनाई, तो मैंने एक कलेक्टिव ग्रुप बना दिया कि ये जो है प्री कॉलोनियल टाइम्स के इंडियन राइटर्स हैं, तो उनकी थीम्स कहीं ना कहीं सिमिलर होती है, एकदम सिमिलर नहीं होती है, हर राइटर अपने आप में एक यूनिक तरीके से कुछ लिख रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हमें मिलती है एक ही टाइम के राइटर्स की। क्यों मिलती है सिमिलैरिटी? क्योंकि वो एक ही तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनके साथ, उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो सेम तरीके के हो रहा है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया कि लिटरेचर की एजुकेशन में, जब लिटरेचर की प्रिपरेशन में हिस्ट्री का क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, उसके बाद हम लिटरेचर की तैयारी स्टार्ट करते हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जब आप स्टार्ट करो अपनी तैयारी तो इस माइंडसेट से करो कि आपको सबसे पहले पेपर 2 की करनी है, जिससे कि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह का लिटरेचर अलग अलग कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है, इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड तो है ही, ठीक है, इन सब कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है, उससे आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगी। फिर जब आप पेपर 1 पे आओगे ना, पेपर 1 की यूनिट 1 तो ग्रामर है, ठीक है, यूनिट 1 की तैयारी आप साइड बाय साइड कर सकते हो पेपर 2 के साथ। पेपर 1 की जो यूनिट 2 और यूनिट 3 है वो हमारी आ जाती है लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में। लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि जब हम लिटरेचर को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, या हम जब फर्दर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं किसी लिटरेरी वर्क पे, किसी राइटर के ऊपर, लिटरेरी पीरियड के ऊपर जब हम वर्क करते हैं, उसका हम जब रिसर्च लेवल पे जब हम उसके बारे में कोई उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, उसको, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करते हैं, तब हमारे काम आती है ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी वाली यूनिट्स, ठीक है। और इसीलिए मैंने बोला कि इनको समझने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी समझ आएगा, डायरेक्टली पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। पहले हम पेपर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि अब सबसे पहले इंग्लैंड के लिटरेचर से स्टार्ट करेंगे, इंग्लैंड की बेसिक हिस्ट्री। अब इंग्लैंड का जो लिटरेचर है वो बहुत सारे पीरियड्स में डिवाइडेड है, जैसे कि एक सबसे पहले हम मानते हैं कि 1400 जो टाइम था, चौसर राइटर थे एक, उनसे हम मानते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश जो थी हमारी वहाँ स्टार्ट हुई। उससे पहले का जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है वो ओल्ड या फिर मिडिल इंग्लिश बोलते हैं, उसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। तो हम जैसे एक लेक्चर है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ओल्ड इंग्लिश में किस तरह से लिखते थे वो लोग, किस तरह के कुछ वर्क्स हैं जो उस टाइम के इंपॉर्टेंट हैं। फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड हुआ हमारा, वो उस टाइम पे पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी इंग्लैंड की, उसका क्या इम्पैक्ट था उस टाइम के राइटर्स पे। देन हम चौसर के टाइम जो था उसको एज ऑफ चौसर जिसको बोलेंगे हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आगे पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, जैसे फिर हमारा एलिजाबेथन पीरियड आएगा, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ वाज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड।
तो उस टाइम पे क्योंकि एक बहुत अच्छा कहते हैं उसको गोल्डन एज कहते हैं इंग्लैंड के लिटरेचर की, तो उस टाइम पे किस तरह के लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था। अब गोल्डन एज क्यों है लिटरेचर, क्योंकि उस टाइम पे बहुत पीसफुल कंडीशंस थी, बहुत ज़्यादा वॉर्स नहीं थी, उससे पहले बहुत वॉर टाइप की सिचुएशंस रही थी इंग्लैंड में, तो इतना ज़्यादा अब जाहिर बात है आर्ट तो तभी प्रोड्यूस होगी ना जब सोसाइटी में शांति होगी, सोसाइटी में पीस होगा, फ्रीडम होगा, लिबर्टी होगी सिटीजन्स को, तभी वो लोग आर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे पहले तो अपने सर्वाइवल पे लोग फोकस करेंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि वॉर इज गोइंग ऑन और आपकी कंट्री एकदम बिल्कुल पीसफुल नहीं है और बहुत सारी आर्ट प्रोड्यूस हो रही है। बहुत कम अमाउंट में आर्ट ऐसे वक्त में प्रोड्यूस होती है जब टाइम्स पीसफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो एलिजाबेथन टाइम इसीलिए गोल्डन एज कहते हैं क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशंस उस टाइम की फेवरेबल थी आर्ट की प्रोडक्शन की। तो क्या थी वो हम डिस्कस करेंगे। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे पॉलिटिकल चेंजेस होते रहेंगे वैसे वैसे लिटरेचर में भी चेंजेस आता रहेगा। जैसे जब आप रेस्टोरेशन पीरियड देखोगे 17th सेंचुरी में, ठीक है, तो उस टाइम आप देखोगे कि उससे जस्ट पहले एक मोनार्क जैसे किंग जो होते हैं उनका रूल था, उनके रूल को हटा दिया गया और ऐसे रिवोल्यूशन हुई एक इंग्लैंड में, रिपब्लिक बना दिया गया इंग्लैंड को, ठीक है। उससे बाद क्या चेंज हो, तो ऐसे धीरे धीरे चेंज, और उस जैसे जैसे ये पॉलिटिकल चेंजेस में अप्स और डाउन्स होते रहेंगे तो लिटरेचर के हमारे जो ट्रेंड है और स्टाइल है उसमें भी अप्स और डाउन्स आते रहेंगे वैसे वैसे जैसे। तो इसीलिए पॉलिटिक्स या हिस्ट्री जो है वो लिटरेचर के साथ हैंड इन हैंड चलती है, बिल्कुल साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें चलती हैं। आप एक को दूसरे को वैक्यूम करके नहीं पढ़ सकते। अगर आप चाहो कि मैं सिर्फ लिटरेचर पढ़ूँ और पॉलिटिक्स और हिस्ट्री से मेरा कोई लेना देना नहीं हो तो आई एम सॉरी, बट आपको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी लिटरेचर की जो तब होगी जब आपको हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो ऐसे हम पढ़ते रहेंगे। फिर रेस्टोरेशन टाइम आया, न्यू क्लासिकल टाइम आएंगे एक, ठीक है, उसके बाद रोमांटिक एज आएगी, हमारी विक्टोरियन एज आएगी, फिर मॉडर्न एज आएगी। ऐसे ऐसे अलग अलग एजेस में हमने सेंचुरीज को पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग या ट्रेंड के अकॉर्डिंग कि किस तरह के राइटर्स लिख रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, उस तरह से हमने डिवीजन किया। और फिर हम पूरे अलग अलग जितना भी मान लो 1000 साल का जो हमारा लिटरेचर है इंग्लैंड में, सिर्फ इंग्लैंड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो पूरा लिटरेचर उसको हमने अलग अलग एजेस में डिवाइड किया है। एजेस के अंदर भी अलग अलग राइटर्स होते हैं कि जो इस एज में लिख रहे हैं वो फेमस है। उस एज के अंदर भी जॉनर्स होते हैं। जॉनर्स क्या होता है, जैसे ड्रामा हो गया, एक नॉवल, पोइट्री, एसेज लिख रहे हैं, प्रोज में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जॉनर होते हैं। कुछ राइटर्स हैं जो पोइट्री लिखते हैं, पोइट होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉवेल्स लिखते हैं, कुछ होते हैं जो एसेज लिखते हैं, कुछ होते हैं जो जर्नलिस्टिक राइटिंग करते हैं, मतलब जर्नलिज्म में जिस तरह की राइटिंग होती है वो लिख रहे हैं। तो ऐसे भी अलग अलग, अब एक टाइम पूरे 1000 साल को हमने अलग अलग पहले एजेस में डिवाइड किया। उस एजेस, एक पर्टिकुलर एज के अंदर भी हमने सब डिविजन्स करने हैं कि ड्रामेटिस्ट कौन है जो फेमस है, पोइट्स कौन है जो फेमस है, नॉवलिस्ट कौन है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे हमने डिवीजन करा। उसके अंदर भी फिर अलग अलग तरह की ड्रामेटिस्ट है। कुछ नॉवेलिस्ट हैं जो रियलिस्ट टाइप का नॉवल लिख रहे हैं, मतलब रियल लाइफ से। कुछ राइटर्स हैं जो फैंटेसी लिख रहे हैं, मतलब इमेजिन्ड वर्ल्ड के बारे में लिख रहे हैं, तो उनकी कैटेगरी अलग है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी सब कैटेगरीज बनती चली जाएंगी। इसीलिए बहुत स्ट्रैटेजिकली हमें प्रिपरेशन करना है, वो आपको समझ आएगा जब हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, और जब आप लेक्चर्स के टाइटल्स देखोगे, लेक्चर्स को जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इसीलिए स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ में इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एज वाइज डिवाइड किया, फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया, कैटेगरी में उसकी सब कैटेगरी में डिवाइड किया, राइटर्स जो इंपॉर्टेंट है। फिर उन राइटर्स के भी हर वर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, कुछ अलग तरीके से कुछ की फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ का एनालिटिकल डेटा इंपॉर्टेंट होता है। उस तरह से हर राइटर का पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे एक के बाद एक सब कैटेगरीज बनती चली जाएंगी, ठीक है। एक हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग, उसकी सब हेडिंग्स होंगी, उसके अंदर हेडिंग्स हो जाएंगी। तो ऐसे पूरा हमारा डिवीजन है, पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, पूरे हमारे सिलेबस का। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हम तैयारी करेंगे जिससे कि आपको एक कह सकते हैं हम पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी प्रिपरेशन होगी। ऑर्गेनाइज तरीके से आप स्टडी करोगे तो आपको बेटर जो है लेवल रहेगा अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। अब बेसिक मैंने जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। जैसे जैसे और चीज़ें मुझे याद आती रहेंगी मैं ड्यूरिंग द सिलेबस डिस्कशन बताऊंगी। अब हम टॉपिक वाइज एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं हमारे सिलेबस के। ऑल राइट, सो एज यू नो कंडक्टिंग बॉडी जो है हमारी वो है RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड द पोस्ट जो है वो है लेक्चरर पोस्ट है हमारा, पोस्ट ऑफ लेक्चरर इंग्लिश। तो कॉलेज लेक्चरर का पोस्ट है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ऑल राइट, फिलहाल हम पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं।
सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का। पहले तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एमसीक्यू, कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको एक ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। 75 मार्क्स का पेपर 1 है और 75 मार्क्स का ही पेपर 2 है, ठीक है। क्वेश्चंस जो है 150 क्वेश्चंस होंगे। तो पेपर 1 हो गया हमारा और ये पेपर 2 हो गया जो इंग्लिश लिटरेचर के हैं, ठीक है। एक जनरल पेपर तो सबका सेम ही होता है, ठीक है। पेपर 1 जो है हमारा, इसमें 75 क्वेश्चंस है, इसमें भी 75 इसमें 75 मार्क्स का है, ये 75 मार्क्स का है। और जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे होंगे इसमें भी 150 और इसमें भी 150। तो आप टोटल देखो तो आपके 300 क्वेश्चंस होंगे, 300 क्वेश्चंस, और टोटल मार्क्स जो आपका रहेगा दोनों पेपर का मिला के वो रहेगा 150। मतलब एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का रहता है अपना, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का रहेगा। तो पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस होंगे? 150। पेपर 2 में कितने क्वेश्चंस होंगे? 150। पेपर 1 75 मार्क्स का, पेपर 2 75 मार्क्स का है। दोनों को मिलाएंगे तो 150 मार्क्स के दोनों पेपर्स हैं और 300 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद यूनिट वाइज देखा जाए तो 3-3 यूनिट्स हैं दोनों पेपर में। पेपर 1 में 3 यूनिट्स और पेपर 2 में भी 3 यूनिट्स। वेटेज तीनों यूनिट्स का बराबर बराबर मान लो आप, 50-50 अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस आते हैं एक यूनिट से। जैसे 150 क्वेश्चंस है ना इसमें और 3 यूनिट्स हैं, 150 क्वेश्चंस है, तो हर यूनिट से मान लो 50 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली आएगा। एग्जैक्टली 50 नहीं आते हैं, 48-47 हो सकता है, किसी यूनिट से 53-54 हो सकता है, तो ऐसे रहता है। लेकिन मोटा मोटा मान के चलो कि एक यूनिट से 50 क्वेश्चंस, तो हर यूनिट अपने आप में वेटेज देखा जाए तो उसका ऑलमोस्ट इक्वल ही है। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी एक यूनिट को बहुत ज़्यादा मेहनत कर लो और एक यूनिट को छोड़ दो, तो नहीं, वेटेज इक्वल रहेगा। आपको सारी यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी, ओके। तो ऐसे 3 यूनिट्स में डिवीजन है। पेपर 1 के सिलेबस में 3 यूनिट्स है, पेपर 2 के में 3 यूनिट्स हैं। देन पेपर का ड्यूरेशन 3 आवर्स रहेगा अपना। सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, तो तुक्के नहीं लगा सकते हैं। आपको आंसर्स पता होने चाहिए, तभी आपने आंसर मार्क करना है। डाउटफुल क्वेश्चंस नहीं आंसर मार्क करना है, क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग में आपका ओवरऑल स्कोर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज है क्वेश्चन के बारे में। इसके बारे में डिटेल्ड अगर आपको डिस्कशन चाहिए पैटर्न के बारे में, या फिर जो है वेटेज क्या रहेगा, सॉरी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, किस तरह से कैलकुलेशन होगा मार्क्स का, इंटरव्यू का क्या रोल है, जनरल पेपर में क्या रहता है, उसके बारे में हमारी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है ऑन आवर चैनल, तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। और इंग्लिश लिटरेचर के लिए ये लेक्चर, और जनरल अगर आपको पूरे पेपर की एक डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए कि क्या होता है, क्या वैकेंसी होती है, पोस्टिंग कैसे होती है, कहाँ लगती है, और प्रोसीजर क्या रहता है कि पेपर के कितने मार्क्स हैं, इंटरव्यू के कितने मार्क्स हैं, जो आपकी मार्कशीट्स हैं वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है पेपर की, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, देन पेपर कहाँ होता है, पोस्टिंग कैसे होती है, कितने वक्त में होता है, ये सारी चीज़ों का अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो उसके लिए आपको दूसरी वीडियो है, आई थिंक इंट्रोडक्शन टू आरपीएससी कॉलेज लेक्चर, इस टाइटल से वीडियो है। यू कैन गो थ्रू आवर चैनल, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ओके, बाय एक्सपर्ट फैकल्टी। सो इंग्लिश लिटरेचर के लिए हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। अब हम सिलेबस पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पार्ट ए, दैट इज़ यूनिट 1 हमारी जो है, उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ अ गिवन पोएम और अ पीस ऑफ प्रोज। इसमें क्या होता है, आपको एक पोएम दे दी जाएगी या फिर आपको एक कोई प्रोज दे दिया जाएगा, मतलब कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा, या कोई शॉर्ट स्टोरी दे दी जाएगी, ऐसे दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर शॉर्ट सी एक पोएम होगी, और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे एग्जाम में भी आपने इंग्लिश के क्वेश्चंस पेपर करते थे स्कूल में, तो एक रीडिंग वाला हमारा पोर्शन होता था ना, वो जो होता था वही होता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, पोइट्री आपके सामने होगी एग्जाम में, या फिर ऐसे होगा, शॉर्ट स्टोरी होगी आपके सामने होगी, आपको उसको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से दिमाग लगा के उसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू। जैसे एक पोएम से मान लो 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं एक ही पोएम से, कि आपको या तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पूछ लेंगे कि कौन सा डिवाइस इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, या फिर उसमें किसी फ्रेज़ को यूज़ किया गया है तो उसका मीनिंग आपसे पूछ लेते हैं, तो उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं और 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको वो चूज़ करने होते हैं। तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन या प्रोज में मान लो रीडिंग वाला जो हमारा पार्ट होता है वो होता है। देन सेकंड जो हमारा है वो है वो इंग्लिश लैंग्वेज यूजेज एंड ग्रामर। इसके अंदर हमारा पूरा लैंग्वेज का ग्रामर वाला जो पार्ट आता है वो आ जाता है, जिसमें कि हमारे डिटर्मिनर्स, टेंसेज, मॉडल्स, सेंटेंस पैटर्न और फ्रेजल वर्ब्स रहते हैं, ठीक है।
डिटर्मिनर्स और मॉडल्स, इनके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आएंगे आपके फिलअप्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, बीच में एक फिल इन द ब्लैंक होगा जिसके अंदर आपको अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर लगाना है या मॉडल लगाना है या पर्टिकुलर कि इस जगह पे कौन सा टेंस यूज़ होगा। नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, आपको उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करके कि कौन सा रूल वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे रूल्स लगते हैं, जैसे टेंसेस जब आप पढ़ोगे तो अलग अलग टाइम के जब आप सेंटेंस बनाओगे तो उसमें अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं, तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है वहाँ पे क्या लगता है। तो वैसे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उन चारों में से एक ऑप्शन आपको उस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना होगा, ठीक है, तो वो आप टिक करोगे। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डिटर्मिनर्स में, मॉडल्स में। सेंटेंस पैटर्न होता है कि आपको एक पैटर्न सिखाए जाएंगे, ठीक है, कि सब्जेक्ट कहाँ यूज़ होता है, वर्ब कहाँ यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट आपका कब यूज़ करते हो आप, प्रेडिकेट क्या होता है, और ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का अलग पैटर्न होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में नो कहाँ पे आएगा। क्वेश्चंस जब आप पूछते हो तो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, कौन सा वाई कहाँ आएगा, यू कहाँ आएगा, ठीक है, कौन सा वर्ड कहाँ आता है, उसका एक प्रॉपर पैटर्न है, मतलब एक प्रॉपर जगह है उस चीज़ की, तो वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो जब आपको पता होती है तो आपको पैटर्न पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन जब हम पूछते हैं उन सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जो सेंटेंस है उसका पैटर्न अलग होगा एज कम्पेयर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई एक्सट्रीम इमोशन मेरे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। जैसे कि मैं अगर किसी कोई मैच जीता, अगर उसके बाद जो हम जैसे हुर्रा ऐसे करके बोल रहे हैं, तो वो जो एक्सट्रीम इमोशन है वो जब रिफ्लेक्ट होता है किसी सेंटेंस में, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उस सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे डिफरेंट होते हैं। तो हर सेंटेंस का अलग तरीके का पैटर्न होता है, सब में सब्जेक्ट कहाँ यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ होता है, वर्ब कहाँ यूज़ होगा, नाउन किस तरीके से यूज़ होगा, वो अलग अलग जगह होती है। तो वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको पता होता है तो आपको पैटर्न समझ आएगा कि इंटेरोगेटिव का ये है, कुछ रूल्स होते हैं उसके, इंटेरोगेटिव का ये रूल लगेगा, एक्सक्लेमेटरी में ये रूल लगेगा, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये रूल लगेगा। वो आपको फेमिलियर होंगे तो आप इजीली उसके पैटर्न को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। दिस इज सेंटेंस पैटर्न। फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स होते हैं, जो फ्रेजल होते हैं, फ्रेजेस होते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे मुहावरे हो गए हमारे, ठीक है, हिंदी में जिन्हें कहते हैं हम, तो इस तरह के होते हैं, वो आपको लर्न करने होंगे। उसके कुछ मीनिंग्स होते हैं, मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देन उसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं। कई बार होता है कि पढ़ने में उसका मीनिंग कुछ लग रहा होता है हमें, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। तो वो सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको एक फ्रेज दे दिया गया या कोई ईडियम दे दिया गया और आपसे पूछा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। कई बार जैसे हमें दिख रहा कुछ होता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि ये मीन क्या करता है, या जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो असल में ये इसका क्या इम्पैक्ट होता है बोलने वाले पे, मतलब सुनने वाले पे, बोलने वाले पे, ठीक है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ग्रामर में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे ग्रामर वाले पार्ट से, जो पार्ट ए है अपना, इस सबको मिला के अपना 50 के आसपास का वेटेज रहेगा इन क्वेश्चंस का, जिसमें कि आपके 5 क्वेश्चंस तो इसमें से आ जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। देन आपके टेंसेस के क्वेश्चंस आएंगे, डिटर्मिनर्स और मॉडल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। देन टेंसेस में मैच द फॉलोइंग भी आता है कई बार आपको, ठीक है, सेंटेंस टेंस आइडेंटिफाई करना होता है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस पैटर्न से आएंगे। तो इन सबको, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हमारा यूनिट 1 बनता है। इस पूरी यूनिट को हम लैंग्वेज और ग्रामर के अंडर कवर करेंगे। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 पेपर 1 की, ठीक है। तो पेपर 1 यूनिट 1 हमने डिस्कस कर ली पेपर 1 की, अब हम यूनिट 2 डिस्कस करते हैं। तो यूनिट 2 का जो टाइटल है वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इसमें हमारा जो भी आएगा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक अलग पूरा सब्जेक्ट है इंग्लिश के अंडर, एक टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे इसको भी हम एजेस वाइज पढ़ते हैं। तो अलग अलग एजेस में जो क्रिटिसिज्म हुआ है, बेसिकली क्रिटिसिज्म क्या होता है, देखो लिटरेचर से कैसे अलग है, ये है रिलेटेड ही। क्रिटिसिज्म क्या मतलब हुआ, क्रिटिसिज्म मतलब होता है किस चीज़ का एनालिसिस करना, कि इसके अंदर पॉजिटिव क्या है, इसकी नेगेटिव्स क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, ठीक है। जब हम उसका पूरा एनालिसिस करते हैं उसको हम कहते हैं क्रिटिसिज्म। तो जब हम लिटरेचर का क्रिटिसिज्म करेंगे, कब करेंगे, जब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी लिटरेचर की, उसके बाद ही हम उसको एनालिसिस कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए थोड़ा एडवांस लेवल टॉपिक हो जाता है कि इसके लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लिटरेचर की। फिर जब हम उसको एनालिसिस करते हैं, उसका ओवरऑल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, या हम
टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, जिस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं उसको हम कहते हैं क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो इसको भी अलग अलग टाइम पीरियड पे, एक तो राइटर्स होते हैं और एक होते हैं क्रिटिक्स। क्रिटिक्स का काम होता है राइटिंग्स को जज करना, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करना, उनकी वीकनेस के बारे में बात करना, किसी उसका रिव्यू करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, एनालिसिस करना, ये क्रिटिक्स का काम होता है। तो एक तो हमने अभी जो हमने डिस्कस की पूरी एजेस, तो उसमें तो हमें राइटर्स के बारे में पता लगेगा कि इस एज में ये राइटर है, ये पोएट है, ड्रामेटिस्ट है। क्रिटिसिज्म में हम पढ़ेंगे कि इस एज में कौन कौन से क्रिटिक रहे हैं और उन्होंने क्या क्या अपनी राइटिंग्स लिखी, क्योंकि क्रिटिक का वर्क भी इंपॉर्टेंट होता है लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए। वो जिस तरह से वर्क्स को एनालाइज करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, उसी की उनकी वजह से ट्रेंड्स जो हैं वो फेमस होते हैं। कई राइटर्स जो हैं उनके वर्क को वो अप्रिशिएट करते हैं, तो ज़्यादा लोग उस वर्क को पढ़ते हैं। तो राइटर्स के करियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिटिक्स, ठीक है। तो इस तरह क्रिटिक्स जो हैं उनका रोल रहता है। तो क्रिटिक्स को भी हम एज वाइज पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल, जिसके अंदर वेस्टर्न और इंडियन दोनों इंक्लूड हो जाता है। क्लासिकल मतलब एंशिएंट टाइम के जो हैं, तो इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे ग्रीक क्रिटिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो रोमन एम्पायर में क्रिटिक थे जिन्होंने लिटरेचर को उसका क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बताए हैं, टेक्निक्स क्या यूज़ होनी चाहिए ये बताई हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ग्रीक हो गया, रोमन हो गया, फिर हमारा इंडियन में भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का वर्क हुआ है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे वेस्टर्न में जब हम पढ़ते हैं तो जैसे ग्रीक है तो उसमें एरिस्टोटल का वर्क है, एक पोएटिक्स, वो हम उसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उससे आते हैं। आप जब क्वेश्चन पेपर एनालिसिस देखोगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम प्रीवियस पेपर डिस्कशन करेंगे तो देखोगे पोएटिक्स में से कितने सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें से डीप क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसका तो हमें एकदम अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें पोएटिक्स की। देन होरेस एक रोमन क्रिटिक थे, पोएट थे बेसिकली, उनका एक पोएट्री है जो कि जिसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म के बारे में बात की। आर्ट्स पोएट्री का नाम है उसका, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब होता है आर्ट ऑफ पोएट्री। तो उसके बारे में उन्होंने क्रिटिसिज्म के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन सिनेरियो की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में एक वर्क था नाट्य शास्त्र जो कि भारत मुनि ने लिखा था, जिसमें उन्होंने नाट्य शास्त्र मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होती है ना, जैसे डांस हो गया, ड्रामा हो गया, हमारा सिंगिंग हो गई, इस तरह की परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में उन्होंने बात की है। तो नाट्य शास्त्र जो उस पर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आजकल आते हैं एग्जाम में, आप प्रीवियस पेपर में भी देखना। तो नाट्य शास्त्र भी अच्छा खासा वेटेज होता है उसका। उसमें भारत मुनि ने एक थ्योरी दी थी, रस थ्योरी, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग उन्होंने रस के बारे में बताया है, कि उसके म्यूज़िक के बारे में बात हुई है, ध्वनि के बारे में जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई है, तो उसको भी हमने क्रिटिसिज्म के अंडर पढ़ना है। तो इंडियन और वेस्टर्न क्लासिकल टाइम पे हमारा दोनों को हमें पढ़ना है। तो एरिस्टोटल, होरेस, देन लॉन्जाइनस का एक वर्क है ऑन सब्लिमिटी, वो हमें पढ़ना है। देन इंडियन सिनेरियो में हमें भारत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ना है, ठीक है। अब इनकी थ्योरीज हैं, इनके अंदर उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे उसे लिटरेचर पे हम अप्लाई करेंगे, कैसे लिटरेचर पे अप्लाई होती है वो, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें। देन हमारा रेनेसा, फिर यहाँ पे ज़्यादातर हम इस टाइम पे हम ज़्यादातर इंग्लैंड के जो क्रिटिक्स थे उनके ऊपर फोकस करेंगे। रेनेसा में एलिजाबेथन, जैकोबिन, इस टाइम पे जो क्रिटिक्स वर्क कर रहे थे, इसमें फिलिप सिडनी, ठीक है, अलग अलग राइटर्स के नाम आएंगे। अपॉलोजी फॉर पोइट्री वर्क था उनका, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में वर्क करेंगे। नियो क्लासिकल, तो ये सारे टाइम के जो एजेस हैं इस टाइम के, तो इसके लिए आपको पहले पता होनी चाहिए कि एज क्या है, इस एज में कौन से राइटर्स लिख रहे थे, किस तरह से लिख रहे थे, फिर आप उनके क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ोगे ना तो बेटर है। अगर आप डायरेक्टली रेनेसा क्रिटिक के बारे में पढ़ना शुरू करो तो आधी चीज़ें आपको समझ ही नहीं आएंगी, क्योंकि क्रिटिक्स जो है उनका वर्क सेकेंडरी होता है। मतलब सेकेंडरी से क्या मतलब हुआ, क्रिटिक्स जो है किसी और के वर्क को एनालाइज कर रहे हैं ना, तो क्रिटिक्स का वर्क किसी और के वर्क पे बेस्ड होता है हमेशा, ऑलराइट, नॉट हमेशा लेकिन 90% ऑफ द टाइम। तो आपको प्राइमरी चीज़ तो पता होनी चाहिए ना पहले, इसीलिए मैंने कहा कि पहले पेपर 1 की पढ़ाई करेंगे। जैसे पेपर 1 है तो रेनेसा हमने पेपर 1 में पढ़ा, तो हमें पता लग गया कि रेनेसा होता क्या है, इस टाइम पे कौन से राइटर्स लिख रहे थे, क्या इस टाइम पे लिटरेचर के ट्रेंड थे, किस तरह का ड्रामा प्रोड्यूस हो रहा था, किस तरह की पोइट्रीज प्रोड्यूस हो रही थी, वो हमें पता लग गया। कौन से राइटर्स लिख रहे थे, क्या उनकी थीम्स होती थी, किस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते थे, वो हमें पता लग गया। हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि रेनेसा में ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था। उसके बाद हम जब रेनेसा के क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे तो हमारे लिए समझना आसान होगा कि जो अगर कोई क्रिटिक है उसने ये लिखा कि इस टाइम पे जो पोइट्री है उसमें ये कमियां हैं, ये अच्छी है, ये खामियां हैं, ये गलतियां हैं, ये अच्छी है, उसकी वो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो हमारे लिए समझना ईजी होगा क्योंकि हमें पोइट्री पता है कि रेनेसा टाइम पे कैसी लिखी गई है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे लिटरेचर को हमने एजेस में डिवाइड किया है तो क्रिटिसिज्म को भी हमने ऐसे ही एजेस में डिवाइड किया है।
रोमांटिक एज जैसे है तो उसमें रोमांटिक एज में राइटर्स के बारे में हमने पढ़ा, वर्ड्सवर्थ हो गए, कोलरिज, कीट्स, शेली, इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर क्रिटिक्स जो हैं, अब रोमांटिक एज की एक स्पेशलिटी है, विक्टोरियन एज, न्यू क्लासिकल में भी ऐसा धीरे धीरे होने लग जाएगा कि काफ़ी सारे राइटर्स क्रिटिक भी हैं, मतलब वो अपनी प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं, लिटरली वो अपना पोइट्री लिख रहे हैं, ड्रामा लिख रहे हैं, लेकिन वो दूसरे वर्क्स को या अपने ही वर्क को भी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव भी बता रहे हैं वो। तो प्री रोमांटिक और रोमांटिक एज में जब देखोगे तो जैसे वर्ड्सवर्थ हैं, कोलरिज हैं, ये इंपॉर्टेंट मेजर पोइट्स भी हैं, साथ के साथ इंपॉर्टेंट मेजर क्रिटिक्स भी हैं, ठीक है। विक्टोरियन टाइम पे मैथ्यू आर्नल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है विक्टोरियन क्रिटिसिज्म में। इस टाइम पे काफ़ी सारे लिटरेरी मूवमेंट्स भी अराउज हुए थे, ठीक है, हर टाइम पे हुए, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जैसे डेकेडेंट मूवमेंट हो गया एक हमारा, एस्थेटिक के एस्थेटिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस हमारा मिलेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग पीरियड्स हैं, उसमें अलग अलग क्रिटिक्स जो प्रोड्यूस कर रहे थे क्रिटिसिज्म, किस तरह से वो उस ट्रेंड्स डेवलप कर रहे थे कि इस तरह की पोइट्री लिखी जानी चाहिए, इस तरह की नहीं लिखी जानी चाहिए, वो सारा हमने इसमें कवर करना है। देन अर्ली मॉडर्न स्टिल टी.एस. एलियट, तो टी.एस. एलियट जो है यहाँ तक का हमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म सारा इस यूनिट के अंडर कवर करना है। टी.एस. एलियट के बाद का जितना भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है उसको हम लिटरेरी थ्योरी के अंडर पढ़ेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हमारा बेन जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का वर्क आ जाएगा, अलेक्जेंडर पोप का वर्क आ जाएगा, देन फिलिप सिडनी हो गए इसमें पोएटिक्स और वो सब तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस था, उन्होंने लिरिकल बैले, उनका एक वॉल्यूम था जो उन्होंने कोलरिज के साथ मिलकर 1798 में पब्लिश किया था, उसका उन्होंने 1800 में जो एडिशन पब्लिश हुआ था उसके अंदर उन्होंने एक प्रीफेस ऐड किया था, जिसके अंदर उन्होंने रोमांटिक पोइट्री होती क्या है, रोमांटिक पोइट क्या होता है, वो किस तरह का लिखता है, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत डिस्कशन किया था। तो वो हमें एज अ इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम पढ़ते हैं। देन कोलरिज है, उनका बायोग्राफिया लिटरेरिया नाम से एक वर्क है जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देन कीट्स जो थे उन्होंने डायरेक्टली जो क्रिटिसिज्म पे कोई खास वर्क ऐसे लिखा नहीं है कि स्पेसिफिकली, लेकिन कई सारे उनके लेटर्स हैं जो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, फैमिली को लिखे थे, जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर के बारे में बात करते हैं कि पोइट्री क्या होती है, कैसे होती है, एक पोएट जब पोइट्री लिखता है तो उसके दिमाग में किस तरह की डेवलपमेंट्स होते हैं, किस तरह का प्रोसेस रहता है, तो उन सब के बारे में उन्होंने काफ़ी डिस्कस किया। तो कीट्स के लेटर्स को हम एज अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट मान के पढ़ते हैं, ठीक है, वो सारे। इसमें मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में मैंने बता ही दिया। प्री रैफेलाइट एक ग्रुप ऑफ राइटर्स थे जो पेंटर्स भी थे, राइटर्स भी थे, तो उनकी राइटिंग पोइट्री अलग तरीके की है थोड़ी, उसमें अलग तरीके उन्होंने टेक्निक्स यूज़ किए, क्या वो मानते थे लिटरेचर को, वो हम डिस्कस करेंगे। डेकेडेंट राइटर्स रहेंगे हमारे, जिसमें कि ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है, इस तरह के हमारे राइटर्स के बारे में बनेंगे। देन अर्ली मॉडर्न्स जो थे, जो 20th सेंचुरी यहाँ पे अब हमारी आ जाती है, इनिशियल वाली 20th सेंचुरीज, तो इसमें टी.एस. एलियट ने काफ़ी वर्क किया है। तो टी.एस. एलियट मेजर इंपॉर्टेंट पोएट भी हैं मॉडर्न एज के, क्रिटिक भी हैं मॉडर्न एज के, ड्रामेटिस्ट भी मान लो आप उनको, ठीक है। तो ही हैज़ प्रोड्यूस्ड मेजर वर्क्स। तो उनका क्रिटिसिज्म, जैसे उन्होंने एक ऐसे लिखा था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से डायरेक्ट आपको मिलेंगे कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो उस ऐसे को हमने बहुत डिटेल में कवर किया है अपनी सीरीज़ में। देन उनका एक और ऐसे था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, जिसमें कि उन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया है, ठीक है। हैमलेट के बारे में, हैमलेट जो शेक्सपियर का ड्रामा था, उसके बारे में उन्होंने अपने व्यूज़ रखे हैं। देन काफ़ी सारी थ्योरीज उन्होंने दी, जैसे उनका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की थ्योरी है, ट्रेडिशन से उनका क्या मतलब है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब एक उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आती है, एक तो हो गया वर्क्स, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्रिटिक का कौन सा वर्क होता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इस पे आता है। ये यूनिट और नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी पार्ट यूनिट 3 लिटरेरी थ्योरी के बारे में, इसमें एक क्वेश्चन का पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि बहुत कॉमन जो पैटर्न है ये है कि वर्क्स के बारे में, कि ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म या लिटरेरी थ्योरी का वर्क किस राइटर का है, किस क्रिटिक का है, किस थ्योरिस्ट का है। तो आपको वर्क्स का नाम होना चाहिए। तो मैंने एक कंप्लीट स्लाइड मतलब कंप्लीट एक PDF प्रिपेयर किया है, जिसमें सारे अलग अलग एजेस के मेजर जो क्रिटिक्स हैं उनका मैंने लिस्ट बनाई है, और उसके साथ उनके जो मेजर वर्क्स हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत लंबी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें पूरा मान लो आप क्लासिकल टाइम से लेके अभी पोस्ट मॉडर्न टाइम तक का सारा मैटर उसमें कवर हो जाएगा, कि अलग अलग एजेस में कौन कौन से क्रिटिक्स हैं। अब सारे क्रिटिक्स को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, वरना तो बहुत 400-500 आवर्स का लेक्चर सीरीज हो जाएगी पूरी, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। उसमें से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट है, हमने उन पर ही फोकस किया है, डिटेल में तो उन पर ही किया है, लेकिन लिस्ट मैंने पूरे सारे उनकी बनाई है जितनी भी पॉसिबल थी, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा
पूरे जितने भी हमारे क्रिटिक्स हैं, एजेस में कौन सी एज में कौन से क्रिटिक रहे हैं जिनका वर्क फेमस रहा है, ठीक है, वो सारा आपको मिल जाएगा। देन उनके जो वर्क्स रहे हैं इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने ड्रामा के बारे में अपना ये वर्क लिखा है, पोइट्री के बारे में उन्होंने ये वर्क लिखा है, वो पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी, एक PDF कंप्लीट उसका आपको नोट्स यू विल गेट, एंड वील हैव अ डिस्कशन ऑल्सो ऑन दैट इन अ लाइव लेक्चर, वी कैन हैव इट। और उसके हम ऊपर मैंने मॉक टेस्ट भी बहुत सारे डिज़ाइन किए हैं, जहाँ पे आई एम ट्राइंग टू फोकस कि आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा नाम याद हो जाएं लिटरेरी क्रिटिक्स के, लिटरेरी थ्योरिस्ट के, उनकी थ्योरीज़ के, स्पेशली उनके वर्क्स के, क्योंकि वर्क्स वाली चीज़ में ऐसा होता है, वर्क्स को याद करने में इसमें कुछ समझने की चीज़ नहीं होती है, आपको लर्न ही करना है, ठीक है। अब राइटर है, उसके जो वर्क्स हैं, अब उसको समझ के कैसे याद करोगे, मतलब उसमें समझने का कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आपको वर्क्स पता होने चाहिए, उनके टाइटल्स पता होने चाहिए। तो उसको लर्न करने के कुछ हमने टेक्निक्स ट्राई किया है करने का, जैसे माइंड मैप्स के थ्रू हम लर्न करते हैं, वो लाइव लेक्चर में ये हम उसको सारा ट्राई करेंगे लर्न करने का। तो जितने ज़्यादा हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको अलग तरीके से पढ़ना है, डिटेल में जो पढ़ेंगे वो तो आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन जो ऐसे वर्क्स हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़े, ठीक है, उनको डिटेल में हमने नहीं कवर किया, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए, तो वो आपको पूरे PDF नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आपको सारा कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, लिटरेरी क्रिटिक का भी, लिटरेरी थ्योरिस्ट का भी। और दूसरा जो एक क्वेश्चन पैटर्न है, एक तो वर्क्स के बारे में हो गया, ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा कि A है और ये B पार्ट है, इधर 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे जिसमें कि 4 क्रिटिक्स का नाम लिखा हुआ होगा, है ना, 4 क्रिटिक्स, इधर 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे जिसमें 4 बुक्स का नाम लिखा होगा, आपको मैच करना है कि कौन से क्रिटिक की कौन सी बुक है। ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है क्वेश्चन का जो आता ही आता है, ठीक है। तो इसमें आपको यू विल जस्ट कवर इट, एंड इसमें आपको पूरा डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमारी होती है, तो ये हो गया हमारा, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक जो पैटर्न है क्वेश्चन का, दोनों यूनिट्स की बात कर रही हूँ मैं, यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों की कंबाइन अभी मैं बता रही हूँ। एक तो वर्क्स के बारे में हो गया, दूसरा होता है टर्म्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। जैसे अलग अलग क्रिटिक्स हैं ना, जब वो अपनी थ्योरी डिवाइस कर रहे होते हैं, अपनी जब जो थ्योरी डिराइव कर रहे होते हैं किसी ड्रामा के बारे में या पोइट्री या नॉवल के बारे में, कुछ टेक्निकल टर्म्स उन्होंने बहुत बार दिए हैं। जैसे अभी एलियट की हम बात कर रहे थे, तो उनका एक वर्ड है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, या ट्रेडिशन भी उन्होंने, जैसे वर्ड तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ट्रेडिशन की उन्होंने बहुत एक अलग तरीके की डेफिनेशन दी है। देखो, उन्होंने एक हिस्टोरिक सेंस के नाम से एक उन्होंने टर्म दिया है, ठीक है। कीट्स की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक टर्म दिया है नेगेटिव कैपेबिलिटी। देन इस तरह से तो अलग अलग, अब जैसे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, तो मेटाफिजिकल वर्ड जो है वो किसने दिया है, वो दिया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, अपने वर्क लाइफ ऑफ काउली, उन्होंने एक वर्क लिखा था, काउली एक मेटाफिजिकल पोएट थे, उसमें जब वो लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट जो है वर्ड यूज़ किया था। मेटाफिजिकल इनिशियली जब उन्होंने वर्ड यूज़ किया था तो उन्होंने एक प्रेज नहीं, एक तरह से डेरोगेटरी तरीके से यूज़ किया था, मतलब जब किसी को नेगेटिव डेफिनेशन, किसी को जब नेगेटिव क्वालिटी असाइन करने के लिए हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उस तरह से उन्होंने यूज़ किया था। हालांकि बाद में फिर T.S. एलियट ने एक ऐसे लिखा था मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में, जहाँ पे उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा प्रेस किया, तो इसीलिए मेटाफिजिकल पोएट्स इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अदरवाइज T.S. एलियट के उस ऐसे से पहले तक मेटाफिजिकल पोएट्स को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता था, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग क्रिटिक्स ने अलग अलग थ्योरीज बनाई हैं, तो उन थ्योरीज के नाम आपको पता होना चाहिए, किस वर्क में उस थ्योरी को उन्होंने स्टेट किया है वो आपको पता होना चाहिए। देन उस थ्योरी के अंदर उन्होंने कुछ टेक्निकल टर्म्स दिए होते हैं, उन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। जैसे कार्निवलिस्क एक टर्म हो गया जिस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, और हिट्रोग्लोसिया एक टर्म है, देन इंटरटेक्सचुअलिटी टर्म्स है। तो ये टर्म्स किसने दिए, किस वर्क में दिए, इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ये भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहता है जिस पे कि हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनका मीनिंग क्या होता है और किस वर्क में वो वर्ड आया है, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, इस तरह से पूछते हैं, इस तरह से एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से सेट होते हैं कि वहाँ पे टर्म्स के बारे में आपको पूछा जाता है, ठीक है। एक पैटर्न, एक क्वेश्चन का बहुत कॉमन सा क्वेश्चन का स्टाइल ये भी रहा है कि जैसे ग्रीक वर्क था, एरिस्टोटल का वर्क है पोएटिक्स, उसमें काफ़ी सारे ग्रीक वर्ड्स यूज़ हुए हैं। जैसे इमिटेशन मतलब होता है कॉपी करना किसी को, उसको ग्रीक में कहते हैं माइमेसिस। देन प्लॉट जो हो गया, उसके लिए एक अलग वर्ड यूज़ होता है ग्रीक में। लैंग्वेज के लिए अलग वर्ड यूज़ करते हैं हम, ठीक है। कैरेक्टर के लिए अलग वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ईथोस वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। प्लॉट के लिए माइथॉस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेलोडी के लिए, ठीक है, तो मिलोस वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसे अलग अलग वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। प्राइड के लिए यूब्रिस वर्ड यूज़ करते हैं एक, ठीक है। हमार्शिया होता है, कथारसिस, ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं जो कि कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ वर्क में यूज़ हुए हैं। तो उन वर्ड्स का आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन सिर्फ उनसे आ जाता है। तो जैसे पोएटिक्स को जब आप देखोगे तो पोएटिक्स में हमने डिटेल में
डिस्कशन किया है कि पोएटिक्स में एरिस्टोटल क्या कह रहे हैं, ड्रामा के बारे में, ट्रेजेडी के बारे में, कॉमेडी के बारे में। फिर एक स्लाइड, 2-3 स्लाइड्स हमने सिर्फ इस चीज़ को डेडिकेट की है कि जो ग्रीक टर्म्स हैं उनका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है, और थर्ड उनका मीनिंग क्या है। तो उससे आपको ग्रीक टर्म से फेमिलियरिटी हो जाएगी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे कि ग्रीक, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि ग्रीक वर्ड दे दिया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कोई आपको वर्ड दे दिया तो आपको 4 ऑप्शन में से चूज़ करना है। अब आपको मीनिंग पता है तो आप कर सकते हो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पे चूज़। तो ये भी हमने स्पेशली इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए इस पर हमने फोकस किया है, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहा है कि वर्क्स पे जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स पे क्वेश्चन आता है, तो उसी तरह से हम प्रिपेयर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आई होप लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में आपको डिटेल आइडिया हो गया होगा सिलेबस का, और आइडिया हो जाएगा जब हम प्रीवियस पेपर एनालिसिस करेंगे, उसमें हम और जो अगर कुछ छूट गया यहाँ पे तो हम उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एक रफ आइडिया आपको हो जाना चाहिए क्रिटिसिज्म कैसे पढ़ते हैं, एजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं, लिटरेरी क्रिटिक्स हैं, उन्होंने क्या थ्योरीज दी हैं, क्या उनके वर्क्स थे, वो सारा हम इसमें डिस्कशन करते हैं। हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट ये भी रहता है कि जैसे पर्टिकुलर क्या कहते हैं, राइटर है, क्रिटिक है। अब मैंने आपको बताया ना कि वो सेकेंडरी काम करता है, इन द सेंस कि प्राइमरी वर्क किसी राइटर का या पोएट का होता है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करता है क्रिटिक। तो कई बार क्वेश्चन ये भी होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर क्रिटिक ने किस राइटर के वर्क को क्रिटिसाइज किया है। जैसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, उन्होंने एक लिखा है प्रीफेस टू शेक्सपियर, जैसे शेक्सपियर का एक वॉल्यूम पब्लिश हुआ था उनके टाइम पे, जिसमें उन्होंने एक प्रीफेस लिखा है, प्रीफेस टू शेक्सपियर, जिसके अंदर उन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में एक एनालिसिस किया है कि क्या उसके हीरोज़ का क्या कैरेक्टर होता है, उनकी हीरोइंस किस तरह की होती हैं, थीम्स किस तरह की होती हैं, प्लॉट किस तरह की होती है। एक रफ एनालिसिस, बहुत डिटेल एनालिसिस प्रेजेंट किया डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। तो क्वेश्चन कई बार इस पर आता है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक शेक्सपियर के किस वर्क को पॉजिटिव कहा है, किसके बारे में उन्होंने कहा है कि थोड़ा वीक वर्क है, किस कैरेक्टर को, तो जो उन्होंने, तो क्रिटिक ने किस राइटर के वर्क को क्रिटिसाइज किया है, इस पर भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, ठीक है। जैसे एरिस्टोटल का जो वर्क है उसके अंदर उन्होंने इजिपस नाम का एक प्ले था सोफोक्लिस का एंशिएंट ग्रीक टाइम में, उसके बारे में उन्होंने उसके बारे में रेफरेंस दिया है, तो इस पे कई बार क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न रहता है। तो 3 तरीके के क्वेश्चन टाइप्स हमने डिस्कस करें, ऑल राइट। तो ये पैटर्न मैंने डिस्कस किया था दोनों यूनिट के लिए, पार्ट बी और यूनिट सी के लिए। यूनिट सी हमारी लिटरेरी थ्योरी की यूनिट होती है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म कई टीचर्स हैं, कई सिलेबस हैं, कोर्सेज जहाँ पे लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है, कई जगहों पे इनको सेपरेटली पढ़ाया जाता है, ठीक है। कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि ये दोनों एक ही यूनाइटेड हैं, कुछ कहती हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। तो देखो उस डिटेल में मैं नहीं जाना क्योंकि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कि ये सेम है, अलग है, एक साथ पढ़ना चाहिए, अलग अलग पढ़ना चाहिए, ठीक है। बेसिक जो एक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इंटरप्रिटेशन हो गया, एनालिसिस हो गया। लिटरेरी थ्योरी होती है कि जब हम अलग अलग डिसिप्लिन्स को, अलग अलग जो हमारी क्या कहते हैं एजुकेशन के या हमारी वर्ल्ड व्यू के जो अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, जैसे साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो गया, हमारा पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। इन सब की इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी जब हम करते हैं उसको हम कहते हैं लिटरेरी थ्योरी। मतलब लिटरेचर के किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर वर्क को समझने के लिए अगर मैं साइकोलॉजी की कोई थ्योरी उसमें अप्लाई करने के लिए करके उस वर्क को समझना चाह रही हूँ, ये काम होता है लिटरेरी थ्योरिस्ट का। जैसे अब लिटरेरी थ्योरिस्ट में आप देखोगे कि लिटरेरी थ्योरीज जितनी है ना, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म ले लो आप, पोस्ट कलोनियलिज्म ले लो, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, ये सारी थ्योरीज हैं। बहुत बार आप देखोगे कि जिन लोगों ने ये थ्योरीज दी है ना, वो उनका लिटरेचर से लेना देना नहीं है। मतलब हमेशा नहीं, पर बहुत बार ऐसा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो सोशोलॉजिस्ट हैं इसमें से जिन्होंने लिटरेरी थ्योरीज दी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं बहुत सारे थ्योरिस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट हैं। तो ये क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि लिटरेरी थ्योरी बेसिकली होता है जब इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी हो रही है कि अलग अलग डिसिप्लिन के जो लोग हैं वो अपनी थ्योरीज को इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं आइडियाज़ को, और उसके थ्रू हम लिटरेचर को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लिटरेरी थ्योरी में आता है, ठीक है। और डिटेल में समझ आएगा जब हम लिटरेरी थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, थ्योरीज आपको समझ आना शुरू होंगी, तब आपको डिफरेंस बेटर तरीके से समझ पाओगे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी में क्या होगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि लिटरेरी थ्योरी थ्योरेटिकल पार्ट है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म उसका प्रैक्टिकल पार्ट है, कि थ्योरी को लिटरेचर के वर्क पे जब हम अप्लाई करते हैं उसको हम क्रिटिसिज्म में मानते हैं, और थ्योरी को जब हम डिवाइस करते हैं, डिराइव करते हैं, तो वो हमारी
क्या होती है, थ्योरी में आती है। एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि लिटरेरी थ्योरी जो है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो पर्टिकुलर लिटरेचर के किसी वर्क को नज़रिए में रख के डिवाइस किया जाता है, और थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, मतलब सोशोलॉजी के किसी आइडिया को लेके भी थ्योरी डिवाइस की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जब थ्योरी बनाई जा रही है तो लिटरेचर का कोई वर्क थ्योरिस्ट के दिमाग में है तब वो थ्योरी बना रहा है, नहीं। थ्योरी किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से, जैसे साइको एनालिटिकल थ्योरी है, वो साइकोलॉजी में यूज़ होती है, ठीक है, और उसको हम लिटरेचर में जब अप्लाई करते हैं तो वो साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म बन जाता है। तो जब इस तरह से, तो इसका बेटर अभी अगर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बार ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं या जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है, तो प्लीज़ अभी इस टॉपिक में आपको नहीं आना है। मैंने जैसे पहले भी कहा, ये एडवांस लेवल टॉपिक्स हैं। डायरेक्टली अगर इससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, पूरा योर कॉन्फिडेंस विल बी यू लूज योर कॉन्फिडेंस। तो इट्स बेटर, आई सजेस्ट कि अभी इस टॉपिक को मत पढ़ो। जब आपको बेसिक एक फाउंडेशन डेवलप हो जाएगा लिटरेचर का, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, तब आप बेटर तरीके से समझ पाओगे कि बेसिकली ये होता क्या है और क्यों मैं कह रही थी कि इसको बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ना है, इसको हमें एडवांस लेवल पे पढ़ना है, इसको हमें पेपर 1 की प्रिपरेशन के बाद पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि डायरेक्टली इस टॉपिक को पढ़ोगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। हालांकि ये डिफिकल्ट होता नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है जब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है तब। अगर बेसिक हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो ये टॉपिक बहुत टफ लगते हैं, लेकिन अगर फाउंडेशन आपका स्ट्रांग है, जैसे जिस तरह से, जिस पैटर्न में मैंने पेपर 1 की सीरीज़ बनाए हैं, वीडियोज़ बनाए हैं, अगर उसको आप ढंग से पढ़ते हो, ढंग से उसको एनालिसिस करते हो, समझते हो, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के आप एक फाउंडेशन अपनी प्रिपेयर करते हो, फिर जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, समझ में भी आपको इजीली आएगा। फिर जब आप ये सीरीज़ के लेक्चर्स देखोगे तो आपको कंपैरेटिवली इजीली समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो थ्योरीज़ में जो हमारी इंपॉर्टेंट, अब बहुत अच्छा एक हमारे पास हेल्पफुल चीज़ ये है कि आरपीएससी ने स्पेसिफिकली थ्योरीज़ के नाम दे दिए, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारी थ्योरीज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, मतलब टफ तो नहीं होता, वाइड हो जाता है हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा। तो आरपीएससी हैज़ मेड इट ईजी फॉर अस कि उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ 7 थ्योरीज़ के नाम उन्होंने हमें दे दिए हैं, तो हमें ये 7 थ्योरीज़ पे ही फोकस करना है। हमें ये नहीं सोचना कि कौन सी थ्योरी पढ़नी है कौन सी नहीं, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। तो उसमें से जो हमें पढ़नी है वो है न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये कनेक्टेड है, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग टाइप के होते हैं थोड़े। पोस्ट कलोनियलिज्म, फेमिनिज्म, साइको एनालिटिकल, न्यू हिस्टोरिसिज्म। इसमें किसने ये थ्योरी दी, इसका मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर थ्योरी पे किस थ्योरिस्ट ने वर्क किया, और देन उसके बाद अलग अलग थ्योरिस्ट ने क्या वर्क किया, क्या उन्होंने थ्योरीज इन्वेंट करी, किसी पर्टिकुलर वर्क को अगर किसी थ्योरिस्ट ने एनालाइज किया है, क्रिटिसाइज किया है लिटरेचर के, तो उसके बारे में। जैसे साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म है, तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी साइकोलॉजी की, 1900 में उनका एक वर्क आया था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, उसमें उन्होंने ये साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे लिटरेचर के वर्क्स का रेफरेंस भी दिया था अपनी थ्योरी में। हैमलेट का उन्होंने रेफरेंस दिया था, इडिपस का उन्होंने रेफरेंस दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि क्या रेफरेंस है, क्या लिटरेचर से इसका लेना देना है, किस पर्टिकुलर वर्क को ज़्यादातर जो क्रिटिक्स हैं वो ये थ्योरी यूज़ करते हुए एनालाइज करते हैं। फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, तो इसकी अलग अलग वेव्स हैं, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव, थर्ड वेव, जैसे अब फोर्थ वेव फेमिनिज्म बोलते हैं कई लोग, चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कैसे कैसे वो वेव्स डेवलप हुई, क्या डिफरेंस था उनमें, किन रीज़न से ये थ्योरीज डेवलप हुई। देन पर्टिकुलर थ्योरिस्ट हैं जैसे इंपॉर्टेंट अलग अलग टाइम, जैसे वर्जीनिया वुल्फ हैं, वो एक इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्ट पोएट भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, और एक इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट क्रिटिक भी हैं, फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट भी हैं, ठीक है। तो हम उस परस्पेक्टिव से इनको सारों को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म सुशॉर ने दिया था, तो इसके अंदर कुछ वर्क्स हैं, जैसे डेथ ऑफ द ऑथर, एक ऐसे है रोलां बार्थ्स का, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। डेथ ऑफ द ऑथर हो गया, ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन हो गया, डेरिडा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। एक स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर साइन क्या होता है, सिग्निफाइड क्या होता है, जो उनका स्पेसिफिक वर्क था उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइन हो गया, सिग्निफाइड, देन पैरोल, लैंग, ठीक है, ये सारे कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी डिटेल में इनके कि क्या बेसिकली थ्योरी कहना क्या चाहती है, उसका एक्चुअल जो है ना मेन आइडिया क्या है, फिर वो क्या, बहुत सारे इसमें ऐसे टर्म्स होते हैं जो स्पेसिफिकली थ्योरिस्ट ने डिवाइस करें, यूज़ किए अपनी थ्योरीज में, उन टर्म्स का आपको मीनिंग होना चाहिए, उसको लिटरेचर में अप्लाई कैसे कर दें वो आपको पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है तो वो स्ट्रक्चर के तौर पे सारी चीज़ों को देखते हैं, पूरी दुनिया को एक स्ट्रक्चर की छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जोड़ जोड़ के पूरा एक बनाए, ठीक है, तो वो उसका क्या मतलब होता है और लिटरेचर पर हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हम लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं, तो हर चीज़ को हमें इन द एंड लेके लिटरेचर पे ही आना है कि उसको हम लिटरेचर में कैसे अप्लाई कर रहे हैं। फेमिनिज्म है, उसका लिटरेचर में क्या रोल है, किस तरह के वर्क्स लिटरेचर में प्रोड्यूस हो रहे हैं जहाँ पे फेमिनिस्ट थीम्स और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है।
पोस्ट कलोनियलिज्म लेते हैं हम, तो पोस्ट कलोनियलिज्म में जैसे कॉलोनाइजेशन क्या था, कॉलोनाइजेशन कब ख़त्म हुआ अलग अलग कंट्रीज़ में, देन क्यों अब पोस्ट कलोनियल एज अ थ्योरी डेवलप हुई, क्यों अभी भी जैसे कॉलोनाइजेशन तो ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी कॉलोनाइज़र का इम्पैक्ट अभी भी कॉलोनीज़ पे है, कि जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है, इंग्लिश ट्रेडिशन हो गया, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, इसका अभी भी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, हालांकि बहुत सी ज़्यादातर कंट्रीज़ अब फ्रीडम हो चुका है उनका। तो पोस्ट कलोनियलिज्म में कुछ टर्म्स हैं, जैसे ओरिएंटलिज्म एक टर्म है, ऑक्सीडेंट टर्म है, ठीक है, ये टर्म्स हमें पढ़ने हैं। एडवर्ड सईद का वर्क है, फ्रांस फैनॉन, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, ठीक है, मिखाइल बाख्तिन, और ये अलग अलग राइटर्स हैं जिन्होंने इन पर्टिकुलर वर्क्स में वर्क किया है। कुछ राइटर्स ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा थ्योरी से एसोसिएटेड है, मिखाइल बाख्तिन है, उनका एक दो थ्योरीज में इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे अलग अलग थ्योरिस्ट हैं, अलग अलग तरह के उन्होंने वर्ल्ड व्यूज़ प्रेजेंट किए हैं, उनके टर्म्स हमें पता होना चाहिए, उनके वर्क्स के बारे में पता होना चाहिए, मेजर आइडियाज़ क्या थे वो पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे यूनिट 3 में, ठीक है। तो यूनिट 2 यूनिट 3 का पैटर्न यही रहता है ज़्यादातर कि इस पे वर्क्स पे क्वेश्चन आते हैं, मेजर आइडियाज़ पे क्वेश्चन आते हैं, लिटरेरी जो स्पेसिफिक उन्होंने टर्म्स दिए ना थ्योरिस्ट ने और क्रिटिक्स ने, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, और ये हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे अपने लेक्चर्स में कि हम उसको पढ़ें। लाइव लेक्चर्स में भी जब मॉक टेस्ट आपका होगा उसमें भी हम स्पेसिफिकली ज़्यादातर फोकस करेंगे कि आपको वर्क्स के नाम याद हो, आपको टर्म्स के नाम याद हो, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ये क्रिटिक्स हैं, थ्योरिस्ट हैं, दूसरी लैंग्वेज में लिखते थे, जैसे फ्रेंच में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म का वर्क लिखा गया था फ्रेंच में, ठीक है। तो फ्रेंच के कुछ वर्ड्स हैं जो अभी भी इंग्लिश में यूज़ होते हैं, ठीक है, उन वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे एवंगार्ड एक वर्ड है, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है और क्या उसका लिटरेचर में क्या मतलब होता है, ठीक है, फिनजिसिकल हो गया। तो ये अलग अलग तरह के वर्ड हैं दूसरी लैंग्वेज के। फ्रेंच में सबसे ज़्यादा फ्रेंच वर्ड सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिक्स और थ्योरिस्ट फ्रेंच हुआ करते थे जिनका इम्पैक्ट हमारी लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म पे हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल डिस्कशन था पेपर 1 के बारे में, जिसमें हमने यूनिट वाइज डिस्कशन किया, टॉपिक के भी सब टॉपिक्स हैं। तो अभी मैंने आपको टॉपिक्स दिखाए हैं, कुछ राइटर्स और थ्योरीज सब टॉपिक्स के नाम मैंने भी लिए हैं, लेकिन डिटेल में आपको मिलेगा जब आप हमारी सीरीज़ लेक्चर सीरीज स्टार्ट करोगे देखना, तो आपको डिटेल में सब टॉपिक्स मिलते चले जाएंगे। तो जैसे पोस्ट कॉलोनियल लेते हैं तो इसमें एडवर्ड सईद हो गया, देन फ्रांस फैनन, उनका वर्क था रेचेड ऑफ द अर्थ, एडवर्ड सईद का वर्क था ओरिएंटलिज्म, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक जिन्होंने सब ऑल्टर्न थ्योरी के बारे में वर्क किया। तो पोस्ट कॉलोनियल के अंडर भी कुछ सब थ्योरीज है, जैसे सब ऑल्टर्न थ्योरी हो गई, ओरिएंटलिज्म के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये इनके सब टॉपिक्स हो जाते हैं। फेमिनिज्म में फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इस फर्स्ट वेव की कौन सी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, सेकंड की कौन सी इंपॉर्टेंट है, थर्ड की कौन सी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर भी फेमिनिज्म के अंदर फिर दूसरा क्वीर थ्योरी हमारी आ जाती है, जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा उसका ट्रेंड है, ठीक है। साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म में अलग अलग तरह का आ जाता है, जैसे कार्ल यंग थे, ठीक है, इन्होंने अलग तरीका का एक साइको एनालिसिस को प्रेजेंट किया। स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में सुशॉर का वर्क है, ठीक है, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्न। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक्स तो हैं, इनके सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे मैंने अभी आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म का थोड़ा सा डिटेल में बताया, तो ऐसे इनके सब टॉपिक्स हैं। फिर उनके अंदर भी कुछ उनके वर्क्स हैं राइटर्स के, जिनके अंदर उन्होंने कुछ आइडियाज़ प्रेजेंट किए। तो ये सारे इस तरीके से हम पूरा इसका गैमेट जो है उसको कवर करेंगे अपनी सीरीज़ में। ऑल राइट, सो दिस वॉज पेपर 1। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। यूनिट 1 तो ग्रामर है और लैंग्वेज है, यूनिट बी और यूनिट सी जो है, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड जो है, इट्स थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। तो ये आपको डिटेल में, हाँ, ये आपको डिटेल में आइडिया हो जाएगा दैट कैसे इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे इन 3 यूनिट में से। 50-50-50 का मान लो आप स्ट्रैटेजिक डिवीजन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, और 75 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स मिलेंगे, सारा MCQ होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो तुक्के नहीं लगा सकते हैं, आपको आंसर पता हो तभी मार्क करना, वरना कुछ भी मार्क करके नहीं आना, क्योंकि उससे आपका स्कोर हो सकता है और कम हो जाए, जो सही थे वो भी उसके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएं, ठीक है। सो दिस वाज द डिटेल डिस्कशन अबाउट द syllabus of paper 1. In the next lecture we will have a detailed discussion about the syllabus of paper 2, and then we will have a detailed discussion about the previous papers by RPSC of English literature. तो उसमें आपको फिर और अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि हर टॉपिक का डिफ़िकल्टी लेवल सेम नहीं है, कुछ टॉपिक्स में से डीप में क्वेश्चन आते हैं, कुछ में से सिर्फ सरफेस पे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको आइडिया हो जाएगा जब आप क्वेश्चन पेपर वाली वीडियोज़ देखोगे, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट योर डाउट्स and you can mail in your doubts to us and we'll be very happy to help you. Have a great time while preparing. All the best. Thank you.